गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका प्यारा मित्र सी.के. यादव और आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा इस चैप्टर्स में। अब आज हम लोग देखने वाले हैं ऐसी चीज़ें जो आपके एपीओ एग्ज़ाम के साथ साथ आपके लॉ लाइफ में हमेशा ज़रूरत पड़ती है। आज हम लोग अटेंड करेंगे SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग यह क्यों इतना ज़्यादा लायबल होता है किसी भी जगह, या क्यों इतना ज़्यादा इसे हम लोग यूज करते हैं एज अ लॉ लाइफ में, इसके बारे में आज हम सभी लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज अटेंड करेंगे SC/ST एक्ट। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट क्या है, वह किस तरीके से वर्क करता है, यूँ कहें कि उसके मेन काजेज और पर्पज का क्या है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति आचार निवारण अधिनियम ये 1989 का बना हुआ है। यह सांख्यिक द्वारा अर्थात पत्रक द्वारा 33 के अलॉट किया गया और यह बनाया गया था 11 सितंबर 1989 को। मतलब 11 सितंबर 1989 को जो आपका SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट वह बन करके आपके सामने आया। और किस तरीके से वह अलॉट किया गया सभी जगह, या किस तरीके से वो काम करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास SC/ST एक्ट। तो आप सभी को पता चल गया होगा आज हम लोग अटेंड करने वाले हैं SC और ST एक्ट। इसमें मेन काजेज और मेन पर्पज क्या क्या होने वाले हैं, इन सभी को हम लोग अटेंड करते हुए चलेंगे। तो देखिए, जो इसकी प्रियम्बल है, परिभाषा है, उसमें यह बताया गया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर जो अत्याचार होता है, ठीक है, और अपराध जो होता है उसके निवारण के लिए, किसके लिए, निवारण के लिए यह विशेष न्यायालय बनाई जाएगी। हर एक पीड़ित व्यक्ति को राहत देना का इसका काम, और यह पुनर्वास से संबंधित होगा, मतलब फिर से उसे न्याय दे करके फिर से उसे स्थान पर स्थापित करेगा। इसका मेन पर्पज यही है। तो इतना समझ में आया कि इसका जो प्रियम्बल है वह इतना है कि SC/ST व्यक्तियों को अत्याचार से निवारण दिलाना, और विशेष करके उन व्यक्तियों को राहत दिलाना, वो भी विशेष न्यायालय से, ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। अब बात कर लेते हैं, जो यह हमारी एक्ट है वह भारतीय गणराज्य के 40वें वर्ष के में, मतलब जो हमारा संविधान बना था उसके 40 वर्ष बाद आपका यह एक्ट आया, SC/ST एक्ट। आगे देखिए, इसमें जो इसका फर्स्ट है, जिसे हम इसकी धारा नंबर फर्स्ट कहते हैं, इसमें आपको फर्स्ट में बताया गया है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, या इसके विस्तार क्या होंगे, या यह किस तरीके से कार्य करेगा, इसका प्रारंभ कब से होगा। तो सभी को पता चल गया होगा प्रारंभ में ही कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, अर्थात SC और SC/ST एक्ट। बहुत से लोगों को तो सुना होगा कि भाई SC/ST एक्ट लग गया, तो वो क्या है, यही हम लोग देखेंगे कि SC/ST किस तरीके से वर्क करता है। तो इतना समझ में आया। फर्स्ट में उसका जो नाम है, संक्षिप्त नाम होगा SC/ST एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम, वो भी किसके लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। इसका विस्तार की बात करें तो अब तो सभी को पता है कि संपूर्ण भारत में होना है। इसका प्रारंभ जब भी केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा स्टार्ट करेगी, मतलब जब भी केंद्र सरकार चाहेगी तब वो अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम को चालू कर सकती है, बाय हिज ऑफिशियल गैजेट। सेकंड की बात करें तो सेकंड में, धारा सेकंड में दिया है, एक्ट नंबर सेकंड में दिया है परिभाषा में आपका मान्य करता है किसी भी अत्याचार संबंधित, कि अत्याचार क्या क्या होगा, जो आपका धारा 3 के अधीन दंडनीय है। मतलब आप यदि किसी प्रकार कौन से अत्याचार करेंगे जो आपके दंडनीय कहलाएंगे, और वो अत्याचार आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के थर्ड में, ठीक है। मतलब जो आपका सेक्शन 2 का थर्ड नहीं, सेक्शन 3 में सभी जगह डिफाइन किए गए हैं। अध्याय नंबर सेकंड है, ठीक है, अध्याय नंबर सेकंड में। तो आगे देखिए,
संहिता की बात करता है तो आप सभी को पता है इसके इंक्लूडिंग कौन कौन सी संहिता आएगी, आईपीसी आएगी, सीआरपीसी आएगी, ठीक है, जो 1973-1974 में बनाया गया था। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है कि वह कौन है। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति जो आपका है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 366 में, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 366 में वर्णित किया गया है कि आपके SC ST कौन है, मतलब छोटे जाति कौन कौन है। अगले है घ नंबर विशेष न्यायालय। तो आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब भी कोई भी SC ST एक्ट लगेगा तो उसके लिए एक विशेष न्यायालय होगा और यह सेशन न्यायालय के अंतर्गत आएगा, जो धारा 14 में दिया गया है SC ST एक्ट की। और विशेष लोक अभियोजक या आपका धारा 15 में दिया गया है, जो किसी भी व्यक्ति के अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के लिए विशेष लोक अभियोजक, जिसे हम असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं, वही है आपका प्रोसिक्यूटर्स। अध्याय सेकंड की बात करें तो अध्याय सेकंड में आपको वर्णन किया गया है कि अध्याय सेकंड में अत्याचार के कौन कौन से अपराध हैं, मतलब कौन कौन से आपके ऐसे ऑफेंस हैं जो एट्रोसिटीज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपकी धारा 3 है वो बात करता है कि अत्याचार के अपराधों के लिए दंड, मतलब अत्याचार यदि आप करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से दंड आपको, कौन कौन से आपके एक्ट लग सकते हैं। तो सबसे पहला है कि कोई भी व्यक्ति यदि SC ST का नहीं है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो SC ST का सदस्य नहीं है, और यदि ऐसा है तो उसके ऊपर यह धारा अलॉट की जाएगी, इंक्लूड होगी। सबसे पहला इसमें है यदि कोई SC ST को क्या करे, अखाद्य पदार्थ या घृणाजनक पदार्थ खाने के लिए मजबूर करे, मतलब यदि कोई ऐसी चीज़ है जो वो खाने के लिए मजबूर हो जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी खाने के लिए प्रयोग नहीं की जाती लेकिन फिर भी मजबूरनवश खाना पड़े, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर SC ST एक्ट लग सकता है। सेकंड नंबर कहता है कि किसी भी ऐसे परिसर या पड़ोस में मलमूत्र या कूड़ा सब या ऐसे घृणित पदार्थ इकट्ठा करना जिससे यह महसूस हो कि वह जो व्यक्ति है SC ST का उसे अपमान महसूस हो, तो इस अवस्था में आपका SC ST एक्ट वर्क करेगा। अगला है थर्ड नंबर। थर्ड में बात किया गया है कि SC ST जो आपके एक्ट हैं उसमें सबसे पहला कार्य होगा कि यदि आप किसी से बलपूर्वक कपड़े उतारने के लिए बोलेंगे या उससे नग्न करेंगे या उसके मुख पर काली कूद करके एक जगह से दूसरी जगह घुमाएंगे, तो इस अवस्था में आपका SC ST एक्ट लगेगा। और यह किसके विरुद्ध होना चाहिए, मानव समाज के विरुद्ध होना चाहिए, ठीक है। 4 नंबर बात करता है कि SC ST को यदि किसी तरीके से आवंटित कोई भी अधिकारी के द्वारा प्रदत्त कोई भी ज़मीन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी व्यक्ति को ज़मीन दिया, किसी अधिकारी ने उसे ज़मीन दान में दे दिया, तो उसकी खेती करे और वो भी जबरन या अपने नाम पर करा ले, तो इस अवस्था में SC ST एक्ट लागू होता है। 5 नंबर की बात करें कि जैसे अभी हमने बताया ना कि कोई प्राधिकारी आपको कोई ज़मीन दे दे SC ST को और उस पर बलपूर्वक आप कुछ ना कुछ वर्क करो, तो इस अवस्था में आपका SC ST एक्ट अलॉट की जाती है। लेकिन यहाँ पर किसी ज़मीन को बोने और जोतने के अलावा आप उस पर कब्जा ही करके बैठ जाओ, मतलब ऐसा मान लो कि वह आपका है और आप उसके अधिकारों का उपभोग करें, तो इस अवस्था में क्या होगा, SC ST एक्ट लागू होगा। अगला है कि जैसे कोई भी छोटी जाति का है, ठीक है, आप उससे बेकार श्रम करते हो, बेकार श्रम कराते हो, बिना किसी पैसे के, बिना किसी कुछ के आप उससे काम कराओ और बालात श्रम कराओ, छोटे बच्चों का श्रम कराओ, या तो फिर आप बंधुआ मजदूरी कराओ, तो इस अवस्था में आपके ऊपर SC ST एक्ट लग सकता है। अगला है मतदान करने से यदि कोई व्यक्ति SC ST को रोकता है या मतदान के लिए मजबूर करता है दूसरे तरीके से करने के लिए, तो उस अवस्था में क्या होगा, SC ST लागू होगा। जैसे मान लीजिए कि A हो गया और B हो गया, A आपका SC ST है और B कहता है कि भाई तू चल, तू क्यों जाएगा वोट देने, मैं तेरा वोट दे करके आता हूँ, तू मत जा वोट देने, तो इस अवस्था में ये B अपने उस A की पावर को क्या कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है, तो इस कैटेगरी में इस अवस्था में SC ST एक्ट अलॉट की जाएगी ऑन अपॉन B। तो इतना समझ में आया। अगला है कि SC ST के किसी भी सदस्य के विरुद्ध आप जैसे कोई मिथ्या साक्ष्य देते हो, मतलब कोई दोषपूर्ण गवाही देते हो तंग करने के लिए, बस आपका मन है कि मैं इसे परेशान करूं और इसे जाकर इसके ऊपर कोई जबरन या झूठा कोई केस लगा दूं, तो इस अवस्था में भी आपके ऊपर SC ST एक्ट लागू की जाएगी। अगला है कि जैसे कोई विरुद्ध लोक सेवक है, ठीक है, कोई झूठ बताने पर या कोई झूठा गवाही दे, इस अवस्था में भी SC ST एक्ट लागू होगा।
अगला है कि जनता के दृष्टिगोचर किसी स्थान पर, मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं ऐसे स्थानों पर, मत अर्थात सार्वजनिक स्थानों पर। सार्वजनिक स्थानों पर यदि SC/ST के व्यक्तियों को आप अपशब्द बोलेंगे या उसका अपमान करने का आशय रखेंगे तो इस अवस्था में आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग सकता है। मतलब यदि सार्वजनिक स्थान पर यदि आप उसे कुछ बोलते हैं और उसके कैरेक्टर को या आप डिस्पोज करना चाहते हैं, उसे अपमान करना चाहते हैं, तो इस अवस्था में ऊपर SC/ST एक्ट लग सकता है। अगला है कि SC/ST एक्ट के महिला का अनादर करना, उसकी लज्जा भंग करना या उसके ऊपर बलपूर्वक कार्य कराना या उसके ऊपर हमला करना, इस कैटेगरी में भी आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग सकता है। अगला है कि लैंगिक शोषण करने पर, जाहिर सी बात है भाई, कोई भी अगर लैंगिक शोषण करेगा तो इस अवस्था में SC/ST एक्ट नहीं बल्कि आपकी बहुत सी एक्ट लग जाएंगी। ठीक है, आगे चलें। आगे बात करते हैं 30 नंबर की। इसमें बात किया गया है कि जैसे कोई भी स्रोत है, चाहे जलाशय हो या जल का ही स्रोत क्यों ना हो, यदि SC/ST व्यक्ति को उसके प्रयोग में लाए जाने से रोका जाए या उसे दूषित कर दिया जाए या गंदा कर दिया जाए ताकि वो पी ना सके, तो इस कैटेगरी में भी आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग सकता है। अगला है SC/ST के आवागमन के मार्ग को रोकना। यदि आप किसी प्रकार से SC/ST के व्यक्ति को आ जा रहा है किसी रास्ते से, यदि आप उसे रोकते हो तो उस अवस्था में भी आपका SC/ST एक्ट लग सकता है। SC/ST एक्ट जैसे आपका उसका मकान है, अपना मकान बनाया हुआ है, आवास है या घर है या गांव है, उसको छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे, तो इस अवस्था में आपको क्या होगा जरा समझिए, 6 माह का कारावास होगा। क्या हो सकता है? 6 माह कारावास या जुर्माना हो सकता है। ठीक है, 6 माह कारावास हो सकता है या तो फिर जुर्माना हो सकता है। आगे चलें। कोई भी व्यक्ति जो SC/ST का सदस्य नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो SC/ST के सदस्य नहीं है उसके ऊपर भी लौट की जाएगी। जैसे मिथ्या साक्ष्य देता है या SC/ST के ऊपर मृत्युदंड कारित करने के लिए एक ऐसा झूठा साक्ष्य देता है कि ताकि SC/ST को क्या मिले, मृत्युदंड मिल जाए, तो इस कैटेगरी में भी वो क्या होगा, वो अपराध होगा और इस अवस्था में उसे कम से कम 6 माह की सज़ा मिलेगी। कितने माह की बेटा? मतलब 6 माह की उसे कम से कम कारावास मिलेगी और ज़्यादा ज़्यादा 7 वर्ष तक का। ठीक है, और उसके साथ में जुर्माना भी लग सकता है। अगला है सेकंड नंबर कि जैसे हम कोई इसी प्रकार से SC/ST के व्यक्ति नहीं है, ठीक है, और हम एक ऐसा झूठा गवाही देते हैं जिससे सामने वाले SC/ST के व्यक्ति को सज़ा हो जाए, मृत्युदंड हो जाए, तो इस अवस्था में आपको कम से कम 6 माह की सज़ा होगी और उसके साथ में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगला है अग्नि विस्फोटक चीज़ें दागना या जलाना ताकि SC/ST के सदस्य को या उसके व्यक्तियों को नुकसान हो सके, तो इस अवस्था में भी आपके 6 से 7 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माना भी है। मतलब मिला जुला करके आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, हर जगह SC/ST में 6 माह तक कारावास और कम से कम 6 माह कारावास और उसमें जुर्माना भी इंक्लूड है। अगला है अभी मैंने बताया अग्नि विस्फोटक के कोई चीज़ यदि आप फोड़ते हो कहाँ, SC/ST के पूजा स्थान पर या मानव आवास पर या उसके संपत्ति को नुकसान करने के लिए, तो इस अवस्था में आपको आजीवन कारावास की सज़ा देखने को मिल सकती है। अगला है SC/ST की संपत्ति को आहत करना। यदि आप SC/ST की संपत्ति को आहत करते हो, नुकसान पहुंचाते हो, तो इस अवस्था में भारतीय दंड संहिता की IPC की 1960 की धारा 45 के तहत आपको आजीवन कारावास दिया जा सकता है या कम से कम 10 साल कारावास। यदि लोक सेवक है और कोई ऐसा अपराध करता है तो इस अवस्था में उसे 10 साल की कारावास दी जाएगी। अगला है धारा 4। इसमें बात किया है कि कर्तव्यों की यदि उपेक्षा करते हैं तो इस अवस्था में भी आपको दंड मिल सकता है। कोई यदि सदस्य नहीं है और इस अवस्था में वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे, अनुपालन ना करे, तो कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 1 साल तक का कारावास हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही पीड़ित है, जैसे मान लीजिए हम कहें कि हमने SC/ST के प्रति कोई घृणित कार्य किया और इस अवस्था में मैं फिर से एक बार घृणित कार्य करूं, सज़ा तो वही मिलनी है, तो इस अवस्था में क्या होगा? नहीं, ये गलत होगा। इस अवस्था में आपको धारा 5 लगेगी। क्या लगेगी? धारा 5 लगेगी, क्योंकि आप पहले से ही धारा 4 के तहत आप दंडित किए जा चुके हो, और जब आप धारा 3 धारा 4 के तहत दंडित किए जा चुके हो तो इस कंडीशन में आपके ऊपर धारा 5 लगेगी और धारा 5 का मानना है कि आपको फिर से
नियुक्ति किया जाएगा। जैसे कि आपको 7 वर्ष का कारावास हुआ है ना, उसके बाद फिर से SC/ST एक्ट लग गया, तो इस अवस्था में 7 वर्ष के अवधि के बाद फिर से आपको 6 माह के लिए जेल में जाना पड़ेगा। ये है SC/ST का खेल। जय हो बाबा भीमराव अम्बेडकर, क्या गजब का रूल बनाया आपने। और कम से कम दूसरी बार आपको कितने टाइम के लिए जाना होगा? कम से कम 1 वर्ष के लिए। अगला है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर भारतीय दंड संहिता के उपबंध भी लागू होते हैं। जैसे इसमें आपका धारा 34, अध्याय 3, 4, 5 और 5 और इसके साथ में धारा 149 और धारा अध्याय 23 भी लागू की जाती है। किसमें? SC/ST एक्ट में। अगला है धारा 7। धारा 7 में बात किया गया है कि कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समापरण, मतलब यदि आप कोई ऐसी दोष सिद्ध किए जाते हो जिसके कारण आप सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हो कि SC/ST व्यक्ति को मानहानि हो या उसे परेशानी हो, तो इस अवस्था में वह आपकी जो संपत्ति है उसे कुर्क करा सकता है, अर्थात आपकी सारी संपत्ति सरकार में लीन हो सकती है। धारा 9 की बात करें तो शक्तियों का प्रदान किया जाना बताया गया है कि किस तरीके से कौन कौन शक्तियों को प्रदान करेगा। अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 में निष्कासन की बात की गई है कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे, किसका निष्कासन किस तरीके से किया जाएगा जब वो SC/ST एक्ट उनके ऊपर लागू की जाएगी। तो इस अवस्था में ऐसे व्यक्ति जो अपराध करेंगे या अपराध करने की संभावना करेंगे तो वह धारा 10 के तहत निष्कासित किए जा सकते हैं। और धारा 12 के तहत, धारा 10 में यदि किसी प्रकार के अधीन के तहत मापदंड दिया गया है तो उसका फोटो और माप दोनों लिया जाएगा। धारा 13 की बात करें तो कोई व्यक्ति यदि अधीन है आदेश धारा 10 के तहत तो वो अनुपालन सख्ती से किया जाएगा, मतलब यदि किसी व्यक्ति को हटा दिया गया तो वह जल्द से जल्द होगा। धारा 13 बात करती है। अगला है अध्याय 4। अध्याय 4 में बात किया गया है विशेष न्यायालय को लेकर। विशेष न्यायालय क्या होता है जरा इसके बारे में समझिए। अभी हमने देखा था परिभाषा में विशेष न्यायालय को, जो विशेष न्यायालय बात कर रहा था अध्याय 4 की धारा नंबर 14 और विशेष न्यायालय 15 विशेष लोक अभियोजक। धारा नंबर 14 की बात करें तो जो आपका राज्य सरकार है, ठीक है, वह उच्च न्यायालय के जितने भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके परामर्श से, एडवाइस से वह किसी भी जिले में या हर एक जिले में एक सेशन न्यायालय खोल सकता है। और सेशन न्यायालय स्थापित करने का मेन पर्पज होगा सिर्फ और सिर्फ SC और ST एक व्यक्ति को न्याय दिलाना, ठीक है। अगला है धारा 15 बात किया गया है कि विशेष लोग जो अभियोजक होते हैं, जैसे सरकार जो भी चाहे वो विशेष लोग अभियोजक की नियुक्ति करेगी, सिर्फ और सिर्फ SC/ST के लिए नहीं, SC/ST के लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए, और कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में उसकी आपकी योग्यता होनी चाहिए। धारा 50 की बात करें तो प्रक्रियादंड के बारे में बात किया गया, कुछ ऐसे अन्य उपबंध। धारा 15 में प्रक्रियादंड बताया गया है कि जो आपके राज्य सरकार हैं वह सामूहिक रूप से जुर्माना आरोपित कर सकते हैं या उसके विरुद्ध कानून बना सकते हैं। धारा 17 के तहत किसी भी व्यक्ति को विधि और व्यवस्था तंत्र पर निवारक कार्यवाही की जा सकती है। धारा 18 के तहत जितने भी व्यक्ति हैं जो भी आपके अपराध किए हुए हैं तो उनके ऊपर धारा 438 लागू नहीं होगा। ये कुछ अन्य उपबंध है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, वैसे भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास होती है, मतलब कौन कौन नियम बना सकता है। तो नियम बनाने की जो शक्ति होती है बेटा वह मान्य रूप से केंद्र सरकार के पास होती है, क्योंकि संपूर्ण भारत में लागू होती है ना, तो केंद्र सरकार के पास होती है। और केंद्र सरकार क्या करता है, प्रत्येक नियम बनाने के पश्चात सबसे पहले क्या करेगा, संसद के पास भेजेगा। संसद के पास भेजने के बाद 30 दिन तक क्या होगी, बात चलेगी। बात चलने के बाद एक सत्र या उसमें 2 सत्र लग सकते हैं, तो उसके बाद वह अवसान से पूर्व इस काम को पूरा करेंगे, जो परिवर्तित करना है अपना परिवर्तित करेंगे और अंत में उसे लागू कर देंगे। यह है विधि किसी भी नियम को बनाने की, किसमें, SC/ST में। अगला है धारा नंबर 21, अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य, मतलब कौन इसे सुनिश्चित करेगा कि कौन कौन से क्रिया होंगे इस SC/ST एक्ट में। तो SC/ST एक्ट में राज्य सरकार है जो केंद्र सरकार के बनाए नियमों को क्या करेगी, प्रभावी करेगी, उसके उपाय करेगी कि मतलब किस तरीके से हम अपने राज्य में लागू करें।
और इसी में उपधारा 2 है, जिसमें बात किया गया है कि विशिष्ट या पूर्वगामी जो उपबंध बनाए गए हैं उसको प्रतिकूल रूप से किसी प्रकार से प्रभाव डाले बिना हम जो नियम बनाए, उपबंध बनाए, वह उसे पालन कर सके। सेकंड का फर्स्ट है, इसमें बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति जिन पर अत्याचार हुआ है न्याय प्राप्त करने के लिए सुविधा होगा और अधिक विधिक सहायता भी प्राप्त होगी। सेकंड की बात करें, उपबंध सेकंड की बात करें तो इसमें उपधारा के अन्वेषण पर विचार के दौरान साक्षियों को जो भी अत्याचार होता है, जो भी पीड़ित होते हैं, उनके यात्रा और भरण पोषण के लिए व्यय की व्यवस्था भी कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। मतलब राज्य सरकार ही पूरी खर्च देखेगी किसी व्यक्ति के आने जाने की। थर्ड है कि अत्याचार से पीड़ित किसी व्यक्ति की आर्थिक सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था की जाएगी। और फोर्थ है कि किसी भी उल्लंघन के अभियोजन की यदि ऐसी बात निकल कर आती है तो उसकी नियुक्ति की जाएगी ताकि वह उसे अच्छे से न्याय दिला सके। लास्ट है आपका SC/ST के क्षेत्रों में अत्याचार हो रहा है तो इसके संभावना क्षेत्रों में उसे सुनिश्चित करेगा और वहाँ अलॉट की जाएगी किसी भी प्रकार के वर्क को, और वह हमेशा अभियोजक या किसी वैसे विशेष व्यक्ति को रखता रहेगा जो कार्य कर सके। और सबसे अंतिम है कि जो स्टेट है वह हर 5 वर्ष पे राज्य सरकार जो है वह रिपोर्ट देगी केंद्र सरकार को कि क्या क्या हमने SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग काम किया या हमने किस तरीके से अपने अपने वर्क को कंप्लीट कराया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे थे लॉ बीम्स। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे या आपके भारत में किस तरीके से आपकी SC/ST एक्ट काम करती है या किस तरीके से वो अलॉट की जाती है किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि यह आपका सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए नहीं बल्कि जितने भी स्टेट लेवल के आपके होने वाले हैं APO के एग्ज़ाम, वहाँ यह क्वेश्चंस इस चैप्टर से ज़रूर बनेगा और कम से कम 5 नंबर का तो अवश्य ही आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पे बने रहिए।